हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे इंडिया आउट अब कहां गया मालदीव का। जी हां, भारत की दरिया दिल्ली के बाद मालदीव के विदेश मंत्री की जनता ने लगा दी क्लास। जी हां, मालदीव की जनता ने कहा अब तुम्हारा इंडिया आउट कहां गया। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मुद्दा। साथ ही मरियम नवाज ने चीन पर उठा दिए कई सवाल चीनी नागरिकों को लेकर और जिनपिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग संघ किया गठबंधन पाकिस्तान जाकर। जिन्ना की आडवाणी ने की थी तारीफ कांग्रेस का पलटवार, जिसके बाद बीजेपी ने दिया करारा जवाब। साथ ही एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते थे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत की दरिया दिल्ली के बाद मालदीव के विदेश मंत्री की जनता ने लगा दी क्लास। इंडिया आउट अब कहां गया, पूछा मालदीव के मंत्रियों से। जी हां, चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज़ मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत के खिलाफ जहर उगलना जारी रखे हुए, लेकिन भारत अपने पड़ोसी धर्म निभाना नहीं भूला। मालदीव से तनातनी के बावजूद भारत ने हाल ही में मालदीव में आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दी। भारत की इस दरिया दिल्ली के बाद अब मालदीव के लोग मुइज़ की सरकार पर भड़क उठे हैं, साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने जब भारत के इस कदम के लिए नई दिल्ली का धन्यवाद दिया तो मालदीव के वासियों ने जमीर की क्लास लगा दी और उनको भारत के खिलाफ नफरत भरा चुनावी अभियान याद दिला दिया। मालदीव के लोगों ने कहा सोशल साइट में कि सत्ता में आने के लिए वर्तमान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंडिया आउट अभियान चलाया था। यूजर्स ने इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति मुइज़ की टिप्पणी की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत पर निर्भरता को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, मालदीव में मुइज़ सरकार लोगों के ताजा गुस्से की वजह बनी है। भारत की दरिया दिल्ली, जिसमें नई दिल्ली ने आवश्यक वस्तुओं को भेजने के कोटा का 2024-25 के लिए नवीनीकरण किया है। मालदीव के विदेश मंत्री की पोस्ट के बाद वहाँ के लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। अली इब्राहिम नाम के मालदीवियन ने कहा कि मालदीव के लोग आभारी हैं, भारत का दिल बहुत बड़ा है। क्या मंत्री जमीर को मुइज़ की चीन यात्रा की प्रसिद्ध टिप्पणी याद है, जिसमें कहा गया था भले ही हम छोटे हैं कोई भी हमें धमका नहीं सकता। क्या एक जिम्मेदार पड़ोसी को नाराज करना आवश्यक था। दूसरे यूजर ने कहा कि मालदीव के नागरिक के तौर पर मैं सरकार से पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वालों को हटाने का आह्वान करता हूँ। मैं डॉक्टर मुइज़ के मालदीव समर्थक रुख का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं वैश्विक नेताओं का मजाक उड़ाना स्वीकार नहीं करता। तो वहीं एक और मालदीवियन ने कहा कि आपके पास उस इंडिया आउट अभियान का क्या हुआ जिस पर आपने चुनाव लड़ा था। यानी कि दोस्तों, मालदीव के लोगों ने मुइज़ सरकार को करारा जवाब दिया। उनका क्लियर कहना है कि मुइज़ सरकार एक तरफ भारत आउट कैंपेन चला रही है तो दूसरी तरफ भारत से ही मदद ले भी रही है। आखिर ये दोगलापन कि हम सख्त खिलाफ है, मुइज़ को भारत के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए थे, ये बात मालदीव के लोगों ने मुइज़ सरकार से कही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। और साथ में भारत ने जो मालदीव को मदद पहुंचाई है, क्या भारत ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में चीन सीमा तक मार्च लिया वापस, बोले पागल हाथी की तरह काम कर रही है ये सरकार। दरअसल क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल रविवार को लेह से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पश्मीना मार्च का आह्वान वापस ले लिया है। शनिवार को लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB ने चीन के साथ लगती चांगथांग सीमा तक प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया। इसने कहा कि लोगों के हित में यह कदम उठाया गया है। LAB ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने लेह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। इसने कहा कि वो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित मार्च को वापस ले रही है। संगठन के अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित LAB नेताओं ने लेह में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा के बारे में देश के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का अपना मकसद पहले ही हासिल कर लिया है, जो कथित तौर पर दक्षिण में विशाल औद्योगिक संयंत्रों और उत्तर में चीनी अतिक्रमण के चलते प्रमुख चारागाह भूमि खो रहे हैं। वांगचुक ने संवाददाताओं से कहा कि लेह की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये सरकार पागल हाथी की तरह काम कर रही है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। इसकी एकमात्र चिंता चुनाव जीतना है और ये हिंसा की कीमत पर भी लोगों को मार्च करने से रोक सकती है। यानी कि इन्होंने केंद्र सरकार पर भी ये कहते हुए कटाक्ष किया है, कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट केंद्र सरकार पर भी नजर आई है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल को लेकर चिंतित है। दूसरा, लद्दाख में जमीनी स्थिति के बारे में देश में जागरूकता पैदा करने का हमारा उद्देश्य हासिल हो गया, इसीलिए हम लोगों के हित में और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित सीमा मार्च को वापस ले रहे हैं। ऐसे में सोनम वांगचुक की मांग और इन्होंने जो बयान दिया है पागल की तरह कार्य वाली बात को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। क्या ऐसा बयान उनको देना चाहिए था। तो वहीं दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी मांग की तरफ, या फिर केंद्र सरकार को ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा उनको ठीक लगे। आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट में इस मुद्दे पर राय अवश्य रखिएगा, क्योंकि लद्दाख वाला ये मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड
ट्रेंडिंग में चलता जा रहा है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान की जरा भी इज्जत नहीं करते चीनी नागरिक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने मीटिंग में सुनाया दुखड़ा। जी हां, चीनी नागरिकों पर हमले को लेकर राजनीतिक रार अफसरों पर कार्रवाई कर रहे प्रधानमंत्री मरियम ने चीन पर उठाए सवाल। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिक पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जरा भी इज्जत नहीं करते। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बयान ने इसकी पोल खोल कर रख दी है। मरियम नवाज ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहे जाने पर नाराजगी दिखाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शांगला जिले के बिशम शहर में एक बस पर हुए आत्मघाती हमले में वाहन का पाकिस्तानी चालक और 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक हालिया आत्मघाती हमले की जांच कर रही समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की लापरवाही को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने यहां अपनी पहली शीर्ष समिति बैठक में कहा कि यहां रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहते। मरियम ने कहा कि जब उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है तो वे नाराज हो जाते हैं, वे किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करना चाहते। बैठक में लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और अन्य वरिष्ठ सेना अधिकारी भी शामिल हुए। हालांकि मरियम नवाज ने पंजाब में विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया। बैठक में चीनी इंजीनियर के मारे जाने की घटना की भी निंदा की गई। साथ ही ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज ने अपने चाचा शहबाज शरीफ का खेल बिगाड़ दिया हो चीन को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग संघ किया गठबंधन। पाकिस्तान जाकर जिन्ना के आडवाणी ने की थी तारीफ। कांग्रेस ने यह कहते हुए किया है बड़ा पलटवार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग जैसी छाप होने की बात कहते हुए हमला किया था। इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना के समर्थक भाजपा के नेता हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर शनिवार को पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1940 के दशक की शुरुआत में लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। जिसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान जाकर जिन्ना की आडवाणी ने की थी तारीफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग संघ किया था गठबंधन। ये बात ये पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस बड़ी पलटवार और बड़ी बौखलाहट के साथ जवाब देती नजर आई है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल पूरा भारत जानता है उस समय किसकी सरकार थी और किसकी ठाठ थी। बहरहाल आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया की नाक के नीचे नाटो का सबसे बड़ा जमावड़ा काला सागर में एक साथ 12 देश करेंगे सैन्य अभ्यास। जी हां, नाटो का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास शी शील्ड 8 से 21 अप्रैल तक काला सागर और डेन्यूब डेल्टा में आयोजित होने जा रहा है। इस साल इस नौसैनिक अभ्यास की जिम्मेदारी रोमानिया को सौंपी गई है। इसे रशिया के खिलाफ नाटो के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस अभ्यास का आयोजन जानबूझकर काला सागर इलाके में किया गया है। इससे रूसी नौसेना का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटक सकता है। पिछले कुछ महीनों में रूसी नौसेना को काला सागर में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस इलाके में यूक्रेनी ड्रोन, बोट्स और मिसाइलों ने कई बार रूसी युद्धपोतों और बंदरगाहों का निशाना बनाया है। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रोमानियाई नौसेना 8 से 21 अप्रैल तक शील्ड 24 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन करेगी, जिसमें 12 सहयोगी और साझेदार शामिल होंगे। इस अभ्यास में 2200 से अधिक सैन्य कर्मी और 135 तकनीकी इकाइयां शामिल होंगी। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, अंटार्कटिका में खुला भारत का नया पोस्ट ऑफिस। पिन कोड है MH1718। आखिर क्यों है ये इतना खास, आपको बता दें। भारत के पोस्ट ऑफिस ने इतिहास रच दिया है और धरती के साउथ पोल यानी दक्षिण पोल के पास भी अपनी ब्रांच को खोल दिया है। हर तरफ बर्फ वाले अंटार्कटिका में भारत का पोस्ट ऑफिस खोला गया है। अंटार्कटिका में भारत रिसर्च मिशन पर है। सुनसान और वीरान अंटार्कटिका में भारत के 50 से 100 साइंटिस्ट काम करते हैं। भले ही आज फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, लोग सेकंडों में अपने चाहने वालों से कनेक्ट हो जाते हैं, चैट कर लेते हैं, लेकिन अंटार्कटिका से जुड़े भारत के लोगों में अब भी खत का क्रेज है।
लोग खत को मेमोरी बनाने और अंटार्कटिका का पोस्टल स्टैंप पाने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा पोस्ट ऑफिस भारतीय स्टेशन पर खुला है। महाराष्ट्र सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंटार्कटिका में भारत के पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। के शर्मा ने बताया कि भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन में अपना पहला पोस्ट ऑफिस खोला था और दूसरा पोस्ट ऑफिस मैत्री स्टेशन में 1990 में खुला था और अब जाकर तीसरा पोस्ट ऑफिस अंटार्कटिका में खोला गया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बताते जाएं। म्यांमार से सबसे बड़ी खबर, विद्रोहियों ने ड्रोन से राजधानी पर बोला हमला, बौखलाई सेना एक्शन में आई। जी हाँ, तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में स्थिति नाजुक बनी हुई है। मौजूदा समय में यहाँ आर्मी शासन लागू है। इसके बावजूद जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच जारी लड़ाई राजधानी नायपियांटा तक पहुंच गई है। विपक्ष की माने तो उसकी तरफ से संकट ग्रस्त सेना पर ड्रोन हमले का आदेश जारी किया गया है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के मुताबिक हवाई अड्डे, वायुसेना बेस और सैन्य मुख्यालयों को निशाना बनाते हुए करीब 29 ड्रोन हमला हुआ है। सुकून भरी ये खबर, इस खतरनाक हमले में किसी आम नागरिक के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। वहाँ के अधिकारियों ने भी इस खबर की पुष्टि की है। साथ ही बता दें, कनाडा इलेक्शन में भारत समर्थक उम्मीदवारों को दिए गए क्या पैसे, जासूसी एजेंसी के आरोपों पर आया सरकार का बयान। बता दें, कनाडा की जासूसी एजेंसी ने गुरुवार देर रात सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में कहा है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने 2019 और 2021 में कनाडा के संघीय चुनावों में इंटरवेंट करने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि CSIS की तरफ से जारी किए गए दस्तावेजों में आरोप लगाए गए हैं कि 2021 में कनाडा में हुए चुनाव में भारत सरकार ने हस्तक्षेप के इरादे से शायद गुप्त गतिविधियों का संचालन किया होगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के अलावा चीन और रशिया ने भी कनाडा इलेक्शन में दखल देने की कोशिश की। तो वहीं भारत सरकार ने कनाडा के चुनावों में अपने हस्तक्षेप के आरोपों को निराधार कहकर मजबूती से खारिज कर दिया है और कहा है कि मुख्य मुद्दा नई दिल्ली के आंतरिक मामलों में ओटावा का हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही साथ बता दें, ये अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि 370 है। जी हाँ, खड़गे पर बरसे अमित शाह जी, कहा ऐसी भयानक गलती कांग्रेस ही कर सकती है। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह जी ने कहा कि ऐसी भयानक गलतियां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। हाल ही में एक जनसभा के दौरान कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। खड़गे के मुंह में 370 की जगह 371 निकल गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि अमित शाह को यहाँ आकर इसकी बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 371 हटा दिया। खड़गे ने आगे कहा कि यहाँ के लोगों को इससे क्या वास्ता है। उन्होंने कहा कि आप ये बातें कश्मीर में जाकर बोल सकते हैं, जम्मू में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो वहीं अमित शाह जी ने कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे के इस बयान को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि ये सुनना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। अमित शाह ने आगे लिखा कि कांग्रेस को ये नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। तो वहीं अमित शाह जी ने आगे कहा कि कांग्रेस की जानकारी के लिए यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया था। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस से ऐसी भयानक गलतियां करने की अपेक्षा ही की जाती है। इसके द्वारा की गई ऐसी भूलों ने दशकों से हमारे देश को परेशान किया है। जी हाँ, यानी कि काफी बेहतरीन तरीके से अमित शाह जी ने खड़गे को जवाब दिया। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अब चीन होगा राइट टाइम। अमेरिका ने निकाल ली ड्रैगन की काट, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, कोरोना काल शुरू होने के बाद से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कई मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके। साउथ चाइना सी को लेकर के चीन के रवैये से भी अमेरिका जैसे पश्चिमी देश उससे खुश नहीं है। ऐसे में चीन को राइट टाइम करने के लिए अमेरिका बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री ने इंडो पैसिफिक रीजन में मीडियम रेंज की मिसाइलों को तैनात करने का फैसला लिया है। अमेरिकी आर्मी पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने पिछले दिनों टोक्यो के अपने दौरे के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। साथ ही लाल सागर की जंग और चीन का दबदबा, काले सोने के निर्यात पर खतरे में भारत की बादशाहत। दरअसल काला सोना कहे जाने वाले तेल के निर्यात में भारत को चीन और साउथ कोरिया से जबरदस्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे तेल के निर्यात के मामले में देश की बादशाहत खतरे में है। फरवरी के मुकाबले मार्च के महीने में देश से किए जाने वाले में 63% की बड़ी गिरावट देखी गई है। चीन और साउथ कोरिया से कंपटीशन के बीच एक्सपोर्ट से कंपनियों को होने वाले फायदे में गिरावट आई है। इसका असर भारतीय रिफाइनरियों के प्रॉफिट पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि
की भारतीय रिफाइनरियों ने फरवरी 2024 में रोजाना करीब 1,63,000 बैरल तेल का निर्यात किया, लेकिन अगले ही महीने मार्च में यह गिरकर 61,000 बैरल प्रति दिन पर आ गया। साथ ही न्यूयॉर्क में फलस्तीनी समर्थकों ने हिलेरी क्लिंटन को घेरा, कहा गाजा की चीखें आपको रुलाएंगी। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव लगातार जारी और इसमें अब तक दोनों तरफ से 33,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। दुनिया भर में इस युद्ध के खिलाफ फलस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन भी जारी है। इस बीच ये खबर न्यूयॉर्क से है, जहां फलस्तीन के समर्थकों ने हिलेरी क्लिंटन को घेर कर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे लोगों ने हिलेरी को सबसे बड़ा शिकारी करार दिया और क्लिंटन दंपत्ति पर नरसंहार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दोस्तों, ये घटना ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध के बीच इजराइल का साथ देने की बात कही है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ऐलान, 13 अप्रैल को सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के विरोध में एक बड़ा अभियान छेड़ने वाली है। इसके लिए पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो 13 अप्रैल को बलूचिस्तान में नवगठित विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ मिलकर एक बड़ी जनसभा करेगी। पार्टी की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि इस रैली का उद्देश्य मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू करना है। पीटीआई कोर कमेटी की बैठक में बलूचिस्तान के पिशीन जिले में आगामी 13 अप्रैल की रैली पर चर्चा हुई। इस दौरान फैसला लिया गया कि पीटीआई और सहयोगी पार्टियां संयुक्त राष्ट्र से महागठबंधन के मंच से एक जन आंदोलन शुरू करेंगी और पहली बड़ी जनसभा 13 अप्रैल को पिशीन में होगी। तो वहीं आपको बता दें, इलाज कराने भारत आया था पाकिस्तानी शख्स, लौटा देश तो कहीं ऐसी बात सुनकर उड़ जाएंगे होश। दरअसल भारत से इलाज करवाकर वापस लौटे शख्स ने बताया कि साल 1998 में ही भारत में मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा था। पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि जब वो भारत इलाज कराने आया था तब दिल्ली के कनाट प्लेस में 100 रुपए में बेहतरीन साड़ियां मिल रही थी। इस दौरान उसने दर्जन में साड़ियों को खरीदा था। पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि यहाँ के दुकानदारों का व्यवहार काफी अच्छा था। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना शोएब चौधरी ने पाकिस्तान की आवाम से बात कर रहे थे मेड इन इंडिया को मिल रहे बढ़ावे को लेकर। इस दौरान पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि आज भारत अमेरिका और रशिया के बराबरी में जाकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि जब भारत काफी पीछे था तब भी वहाँ भारत के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल रहा था। आज भारत हर चीज बना रहा है और यूज करने के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा है, यानी कि जमकर तारीफ की है भारत की इस पाकिस्तानी व्यक्ति ने। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, मेक्सिको के दूतावास में दरवाजा तोड़ क्यों घुसी इक्वाडोर की पुलिस, दोनों देशों में राजनयिक संबंध खत्म। जी हाँ, मेक्सिको के राष्ट्रपति अंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने क्विटो स्थित मेक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद शुक्रवार शाम को कहा कि उनका देश इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर रहा है। इक्वाडोर और मेक्सिको के बीच राजनयिक संबंधों में दरार उस समय और गहरी हो गई जब इक्वाडोर के पुलिस अधिकारियों ने देश की राजधानी क्विटो स्थित मेक्सिको दूतावास में जबरन घुसकर इक्वाडोर के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को हिरासत में ले लिया था। जॉर्ज ग्लास ने मेक्सिको के दूतावास में राजनीतिक शरण दिए जाने का अनुरोध किया था। इस घटनाक्रम के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो वहीं चीन को दोहरा झटका देने की तैयारी में अर्जेंटीना अब पीएलए के सीक्रेट स्पेस स्टेशन पर छापे की तैयारी। जी हाँ, चीन पिछले साल 7 साल से अर्जेंटीना में सीक्रेट स्पेस स्टेशन चला रहा है। इस बेस के लिए चीन और अर्जेंटीना के बीच 2014 में समझौता हुआ था। ये स्पेस स्टेशन 200 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। इसका नाम एम्पासियो लुजानो स्टेशन है, जो अर्जेंटीना के न्यूक्वेन प्रांत में स्थित है। इस जगह पर चीन ने 16 मंजिला एंटीना भी स्थापित किया हुआ है, जिससे अंतरिक्ष पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। साथ ही ऐसे में आशंका है कि चीन इस स्पेस स्टेशन से अमेरिका के आसमान की जासूसी भी कर सकता है। तो वहीं ताइवान ने देश भर में 8 चीनी नौसैनिक जहाजों को किया ट्रैक, जवाब के लिए तैनात किए उचित बल। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार 5 अप्रैल सुबह 6 बजे के बीच ताइवान के आसपास 8 चीनी नौसैनिक जहाजों को ट्रैक किया। ताइवान एमएनडी ने पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी। ताइवान एमएनडी ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह 6 बजे ताइवान के आसपास संचालित 8 प्लान जहाजों का पता लगाया जा सका। तो वहीं आपको बता दें, चौतरफा दबाव के आगे पहली बार झुका इजराइल, इस वजह से आईडीएफ के 2 अफसर किए बर्खास्त। जी हाँ, गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के सहायता कर्मियों पर हुए हमले की जांच रिपोर्ट आने के बाद इजराइल ने अपनी गलती मान ली है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने इस घटना के लिए 2 सीनियर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका हो, वरना इससे पहले कई बेकसूरों की मौत के बाद भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। साथ ही भारत विरोधी तैयारियां कर रहा था ये बहन संगठन एनआईए के एक्शन ने तोड़ दी कमर, यूपी बिहार में की रेड। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश विरोधी साजिश मामले में प्रतिबंधित संगठन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने यूपी एंटी टेरर स्क्वाड की ओर से दर्ज मामले को लेकर यूपी के बलिया जिले में 11 स्थानों पर और बिहार के कैमूर जिले में 1 स्थान पर आरोपियों और संदिग्ध
व्यक्तियों के परिसर में छापा मारा। इस दौरान तलाशी के दौरान एनआईए ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड सहित कई डिजिटल उपकरणों के साथ साथ प्रतिबंधित नक्सली संगठन के पर्चे जैसे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट जब्त किए। साथ ही उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने शिंदे की सेना का दामन थामा। बता दें, देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बबन राव घोलप ने शनिवार को शिंदे की सेना का दामन थाम लिया। सीएम एकनाथ शिंदे ने बबन राव घोलप को पार्टी की सदस्यता दिलाई। शिंदे की सेना में शामिल होने के बाद बबन राव घोलप ने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने मेरे साथ अन्याय किया। उन्होंने मुझे पार्टी पद से हटा दिया और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों बर्खास्त कर दिया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। एकनाथ शिंदे ने सकारात्मक जवाब दिया है और मुझे जो भी पद दिया जाएगा मैं उसके साथ न्याय करूंगा। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा तगड़ा झटका। पूर्व मंत्री ने छोड़ा साथ। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। आम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी हां, उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल काफी दिनों में संगठन से नाराज चल रहे थे। तो वहीं बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया। लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं। जयपुर रैली में केंद्र पर बरसी प्रियंका गांधी। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई देश की बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है और आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी चरम पर होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है। वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी द्वारा अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयपुर में एक सार्वजनिक रैली में ये बोली। तो वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में हगिंग, केरल में बैगिंग और कर्नाटक में जिस स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है ऐसा लग रहा है दिल्ली में हगिंग, केरल में बैगिंग और कर्नाटक में ठगिंग है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए ये बड़ा बयान दिया है। तो वहीं एनआईए पर हुआ अटैक तो ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दीदी के गुंडे करते हैं हमला। तो ममता ने कहा, रात में रेड करने ही क्यों गए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ। वे भूपति नगर ब्लास्ट केस के आरोपियों को गिरफ्तार करने गए थे। लंबी खोजबीन के बाद 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अब जांच टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां सीएम ममता बनर्जी ने रात की रेड पर सवाल उठाए तो वहीं कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने जांच टीम पर हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने आधी रात को छापा मारा ही क्यों, क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी। ममता ने कहा, स्थानीय लोगों ने उसी तरह से प्रतिक्रिया दी जिस तरह से किसी अन्य अजनबी के आधी रात को जाने पर देते हैं। ममता ने कहा, क्या वे चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। बीजेपी क्या सोचती है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार करेंगे। एनआईए को क्या अधिकार है जो वे बीजेपी का समर्थन करने के लिए सब कर रहे हैं। उन्होंने इसे गंदी राजनीति करार दिया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने क्लियर कहा है कि दीदी के गुंडे हैं जो करते हैं ऐसी कांड। साथ ही साथ ये कैसा गठबंधन, इंडिया की सहयोगी कांग्रेस पर बरसे केरल सीएम, आरएसएस के साथ बताया संबंध। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए विजयन ने कहा कि ये सांप्रदायिक हिंदुत्व राजनीति से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में फेल है। अल्पुझान में अपने संबोधन के दौरान विजयन ने कहा कि सीपीआईएम का घोषणा पत्र विभाजनकारी सीएए को रद्द करने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से बताता है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस मामले पर स्पष्ट चुप्पी दिखती है। अपने घोषणा पत्र में सीपीआईएम ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कठोर कानूनों को खत्म करने का भी वादा किया है। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा, मैंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से समर्थन मांगा था, लेकिन पता नहीं लोगों ने इसका क्या अर्थ समझा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप एक सीट पर मुझे समर्थन करें, मैं आपकी तमाम सीटों पर मदद करूंगा, लेकिन पता नहीं उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला। तो वहीं भूल जाइए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करना। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम सुपर हिट, मिलेगा तगड़ा ब्याज। जी हाँ, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से ज्यादा ब्याज के लिए किसी अन्य योजना की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम है जिसमें निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश पर कोई रिस्क भी नहीं है। साथ ही 5 साल की एफडी के मुकाबले यहाँ ज्यादा ब्याज का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम की। ये भी एफडी की तरह ही सेविंग सर्टिफिकेट है जिसमें 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। अभी इस स्कीम में 7.7% का ब्याज दिया जा रहा है। आपको बता दें, अगर आप चाहें तो इसमें एफडी में निवेश कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, जाते जाते आप सभी से एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा राज्य कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। कमेंट में लिखकर आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं किस किस को इसका
इसका आंसर पता है, इसका जवाब मालूम है। साथ ही साथ ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।